Dear students, welcome to online class of कैरियर इंस्टीट्यूट कॉमर्स एजुकेशन अलीगढ़। आज का सेशन बीकॉम के स्टूडेंट्स के लिए इनकम टैक्स सब्जेक्ट के चैप्टर रेजिडेंस एंड टैक्स लायबिलिटी का सेकंड सेशन है। पिछले सेशन में हमने रेजिडेंशियल स्टेटस के बारे में जाना था, जिसमें हमको पता चला कि ऑर्डिनरी रेजिडेंट, नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट और नॉन रेजिडेंट एक इंडिविजुअल को किन रूल्स की वजह से आपस में डिफरेंशिएट करते हैं। इस सेशन में हम ये जानेंगे कि कौन सी इनकम किस प्रकार के रेजिडेंट के लिए टैक्सेबल होगी या एग्जेम्प्ट होगी। रेजिडेंशियल स्टेटस को हमने 3 पार्ट्स में कैटेगराइज किया था, जो कि ऑर्डिनरी रेजिडेंट, नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट और नॉन रेजिडेंट होते हैं। जैसे आपको पिछले सेशन में मैंने बताया था कि अगर मुझे रेजिडेंट या नॉन रेजिडेंट मालूम करना है कि ये इंडिविजुअल रेजिडेंट है या नॉन रेजिडेंट है, तो मैं कैटेगरी ए की कंडीशंस देखूंगा और उन दोनों कंडीशंस में से अगर कोई भी एक कंडीशन पूरी हो रही होगी तो वो रेजिडेंट माना जाएगा। इसके अलावा अगर वो रेजिडेंट माना जाएगा तो हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि वो ऑर्डिनरी रेजिडेंट है या नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट है। अगर इसके लिए हमें कैटेगरी बी की कंडीशंस को देखना होगा, जो कि पूरी होने पर नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट को क्लैरिफाई करती हैं। तो अगर वो कंडीशंस कैटेगरी बी की पूरी होती हैं तो वो इंडिविजुअल नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट माना जाएगा, वरना वो इंडिविजुअल ऑर्डिनरी रेजिडेंट माना जाएगा। ये हमने अपने पिछले सेशन में पूरा पढ़ाई करी थी। अब अगली बात आती है टैक्स लायबिलिटी की। टैक्स लायबिलिटी या इनकम 5 कैटेगरीज में डिवाइड किया जाता है। हम ये भी कह सकते हैं कि इनकम टैक्स एक्ट के अकॉर्डिंग 5 तरह की इनकम हो सकती हैं। वर्ल्ड में जितनी भी इनकम कमाई जाती हैं, इंडिया में जितनी भी इनकम कमाई जाती हैं, वो इनकम एक इंडिविजुअल को इनकम टैक्स एक्ट के अकॉर्डिंग 5 कैटेगरीज में ही डिफाइन किया गया है। इस चीज़ को हम एक टेबल के द्वारा समझ सकते हैं। टेबल मैं आपको नीचे बताता हूँ। अब ये टेबल को देखते हैं हम। पर्टिकुलर्स ऑफ इनकम, यहाँ पर मैंने लिखा है ऑर्डिनरी रेजिडेंट, नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट और नॉन रेजिडेंट। ये तीनों रेजिडेंशियल स्टेटस हो गए। और इसके बाद में पर्टिकुलर्स ऑफ इनकम में मैंने अभी 3 कैटेगरी यहाँ पर डिफाइन करी हैं। फर्स्ट कैटेगरी है इनकम एक्रूड और अराइजन इन इंडिया एंड रिसीव्ड एनीवेयर इन द वर्ल्ड। इसका मतलब है ऐसी इनकम जो इंडिया में ड्यू हुई हो या इंडिया से ही उसकी उत्पत्ति हुई हो, मतलब ऐसी कंपनी से मिली हो, चाहे वो सैलरी हो सकती है इंडियन कंपनी से, चाहे वो डिविडेंड हो सकता है इंडियन कंपनी से, और कई तरह की इनकम जो कि हमारे को मतलब कमीशन के रूप में वो मिलता है। लेकिन वो मिलना कहाँ चाहिए? एक्रूड होनी चाहिए इंडिया से, और रिसीव अगर इंडिया में होती है तो भी, और इंडिया के बाहर होती है, एनीवेयर इन द वर्ल्ड लिखा हुआ है, कहीं पर भी रिसीव होती है तो एक्रूड के आधार पर, ऑन द बेसिस ऑफ एक्रूड अगर इंडिया में हुआ है उसके बेसिस पर ये टैक्सेबल होगा। ऑर्डिनरी रेजिडेंट में ये टैक्सेबल होगा, नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट में, और ये टैक्सेबल होगा नॉन रेजिडेंट में भी। ऐसे ही सेकंड इनकम अगर होती है इनकम एक्रूड और अराइजन, इनकम एक्रूड हुई या अराइज हुई इंडिया के बाहर हुई और रिसीव्ड हुई इंडिया में। मैंने ये बहुत छोटी लैंग्वेज लिखी हुई है क्योंकि जो एक्चुअली बुक में लैंग्वेज है वो बहुत कॉम्प्लिकेटेड सी हो जाती है, इसलिए मैंने इसको शॉर्ट में करके इनकम एक्रूड और अराइजन आउटसाइड इंडिया, इनकम जो बाहर एक्रूड हुई है और उसको रिसीव किया गया है इंडिया के अंदर। तो ऑन द बेसिस ऑफ रेसिप्ट, किसी भी इनकम का अगर रिसीविंग इंडिया में हो रही है तो ऑन द बेसिस ऑफ रिसीविंग इन इंडिया ये टैक्सेबल होगा ऑर्डिनरी रेजिडेंट के लिए, ये टैक्सेबल होगा नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट के लिए, और ये टैक्सेबल होगा
नॉन रेजिडेंट के लिए। ये तो हमारे 2 पॉइंट हो गए। अब थर्ड इनकम, ऐसी इनकम जो एक्रूड या अराइजन इंडिया के बाहर हो रही है और रिसीव भी इंडिया के बाहर हो रही है, लेकिन वो इनकम ऐसे बिजनेस से है दैट इज कंट्रोल्ड फ्रॉम इंडिया। ऐसी बहुत सी कंपनीज हैं जिनके ऑफिसेस इंडिया के बाहर भी हैं, जैसे रिलायंस इंडस्ट्रीज, फॉर एग्जांपल टाटा कंसल्टेंसी, TCS। ऐसी कई कंपनीज हैं जिनकी ब्रांचेस इंडिया के बाहर भी हैं। तो अगर कोई बंदा या मतलब कोई इंडिविजुअल सर्विस कर रहा है अमेरिका में, वहीं पर उसको सर्विस वहीं पर दे रहा है वो, तो इनकम एक्रूड अमेरिका में ही हुई। वहीं पर वो रिसीव कर रहा है उस सैलरी को, तो इनकम रिसीव भी आउटसाइड इंडिया हुई। लेकिन वो ऐसी कंपनी से कंट्रोल हो रही है जो कि वो कंपनी इंडिया की है, तो ये ऑर्डिनरी रेजिडेंट के लिए टैक्सेबल होगी, नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट के लिए भी टैक्सेबल होगी, और जो बंदा नॉन रेजिडेंट होगा उसके लिए और नॉन रेजिडेंट के लिए एग्जेम्प्ट होगा। तो इन तीनों से हमें मालूम पड़ गया, अगर इनकम एक्रूड इंडिया के बाहर हो, इंडिया में हो और रिसीव्ड कहीं पर भी हो, तो तीनों में टैक्सेबल होगा। इनकम एक्रूड इंडिया से बाहर हो, रिसीव इंडिया में हो, तो रिसीव के बेसिस पे टैक्सेबल तीनों में होगा। इनकम एक्रूड इंडिया से बाहर हो, रिसीव भी इंडिया से बाहर हो, और ऐसे बिजनेस से इनकम हो जो कि कंट्रोल इंडिया से हो रहा है, तो फर्स्ट कैटेगरी ऑर्डिनरी रेजिडेंट, सेकंड कैटेगरी नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट और के लिए ये टैक्सेबल होगा, और नॉन रेजिडेंट के लिए एग्जेम्प्ट होगा। अब हम बढ़ते हैं अपने फोर्थ इनकम की तरफ। वो फोर्थ, इनकम एक्रूड और अराइजन आउटसाइड इंडिया एंड रिसीव्ड आउटसाइड इंडिया। बस थर्ड और फोर्थ पॉइंट में ये अंतर है कि थर्ड पॉइंट में इनकम एक्रूड आउटसाइड इंडिया है, रिसीव्ड भी आउटसाइड इंडिया है, बट ऐसे बिजनेस से है जो कि, और फोर्थ पॉइंट में वो इनकम एक्रूड भी इंडिया से बाहर हो रही है, रिसीव्ड भी इंडिया के बाहर हो रही है, और इसमें वो जो बिजनेस कंट्रोल हो रहा है वो भी इंडिया के बाहर का ही है, ये एज्यूम किया जाता है। तो इसमें ऑर्डिनरी रेजिडेंट में टैक्सेबल होगा, नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट में एग्जेम्प्ट होगा या नॉन टैक्सेबल होगा, और नॉन रेजिडेंट में भी एग्जेम्प्ट होगा। तो इसका मतलब फोर्थ पॉइंट में केवल ऑर्डिनरी रेजिडेंट अगर बंदा है तो टैक्सेबल होगा, बाकी दोनों कंडीशंस में टैक्सेबल नहीं होगा। अब फिफ्थ पॉइंट, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये वाला, एनी अनटैक्स्ड इनकम, क्योंकि इसमें स्टूडेंट सबसे ज़्यादा कंफ्यूज होते हैं कि ऐसी अनटैक्स्ड इनकम जिस पर टैक्स अभी तक नहीं लगा है, या हम ये भी कह सकते हैं इनकम इंडिया से बाहर कमाई गई है इन पास्ट ईयर्स, पुराने साल में, मतलब पुराने टाइम में, पिछले साल से पहले, और रिसीव्ड वहीं पर की गई है, लेकिन पिछले साल में प्रीवियस ईयर जो कि आपका 18-19 है, उसमें 2018-2019 में ये इंडिया में इसको लाया गया है। तो इस पर ऑर्डिनरी रेजिडेंट, नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट या नॉन रेजिडेंट, तीनों ही कंडीशन में इस पर टैक्स नहीं लगता है। ये तीनों में ही एग्जेम्प्ट होती हैं, एग्जेम्प्ट, एग्जेम्प्ट और यहाँ पर भी एग्जेम्प्ट। ये तीनों ही कंडीशन में एग्जेम्प्ट होती हैं। ये एग्जेम्प्ट होती क्यों है, इसका सबसे बड़ा जो दिमाग में हम लोगों के आता है वो ये चीज़ है, एक तो फर्स्ट ऑफ ऑल अनटैक्स्ड होती है, और कभी भी अगर इंडिया से बाहर कमाई गई है, इसके एग्जांपल के तौर में आपको बताता हूँ, जैसे कोई बंदा 10 साल पहले इंडिया से बाहर गया था, अमेरिका गया था जॉब के पर्पज़ से,
और उसने उस 10 सालों में खूब कमाई करी। उस पर अगर वो नॉन रेजिडेंट था तो टैक्स दिया नहीं होगा उसने इंडिया में, और उसने कमाई करते करते उसने वहाँ पर अपनी घर लिया, एक गाड़ी ली, सब कुछ लिया। लेकिन अपने बाद बाकी के दिन जब वो इंडिया वापस आना चाहता है तो उसने 10 साल बाद इंडिया वापस आ रहा है और वहाँ पर उसने सब कुछ सेल कर दिया। जितना रुपया कमाया था वहाँ बैंक में रखा हुआ था, वो बैंक में से रुपये लेके इंडिया में आ रहा है। तो इंडिया में जब वो आ रहा है, इंडिया में आ रहा है पिछले साल में, लेकिन कमाया उसने पहले है और उस रुपये पे उसने टैक्स इंडिया में दिया नहीं है। लेकिन इंडिया में एक मोटी रकम, यानी कि इंडिया में आउटसाइड करेंसी, बाहर की करेंसी इंडिया में आ रही है। इस बेसिस पे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया या इनकम टैक्स एक्ट ऑफ इंडिया ने उसको एग्जेम्प्ट किया है किसी भी कंडीशन में। ये बोलते हैं ना कि बाहर से रुपया आएगा तो हमारे देश की आर्थिक स्थिति मजबूत होगी, इसलिए इसको एग्जेम्प्ट किया जाता है तीनों ही कंडीशंस में। अब इसके रिलेशन में जो ये क्वेश्चंस, इसके रिलेशन में क्वेश्चंस और जो मैंने कल आपको चैप्टर समझाया था रेजिडेंशियल स्टेटस वाला, उस वाले दोनों के लिए मैं न्यूमेरिकल्स अगले सेशन में डालूंगा आपके, और इसमें आपको क्लियर ये मालूम पड़ जाएगा कि रेजिडेंशियल स्टेटस और टैक्स लायबिलिटी में क्या रिलेशन है, या हम लोग कैसे डिसाइड करते हैं कि वो बंदा रेजिडेंट है और उसकी टैक्स लायबिलिटी कितनी होनी चाहिए पिछले साल में अकॉर्डिंग टू इनकम टैक्स एक्ट। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक करिएगा और इसको चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, और संग में बेल आइकन को क्लिक कीजिए, जिससे कि मैं आपको जब भी वीडियो आपको भेजता हूँ तो आपके पास एक घंटी बज जाए या आप पे एक इन्फॉर्मेशन मिल जाए आपको, जिससे कि आप उसको वीडियो को देख सकें। थैंक यू, हैव अ नाइस डे, स्टे सेफ, स्टे होम। थैंक यू।